अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं डॉक्टर इफ्तिखार ख्वाजा। फ्रेंड्स, इस्लामाबाद में न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट के हेड ऑफ प्रोफेसर रह चुके हैं। आजकल इंग्लैंड में बतौर मेडिकल कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। व्यूअर्स, आपको मजीद बताते चलें कि डॉक्टर साहब की स्पेशलिटी स्ट्रोक मेडिसिन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। डॉक्टर साहब, आज व्यूअर्स को हमने ये भी इन्फॉर्म किया कि आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है। आप स्ट्रोक मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आज फिर हमें ये बता दीजिए कि ये स्ट्रोक क्या चीज होती है। ये स्ट्रोक ऐसी चीज़ है जिसका बहुत कम लोगों को इल्म है कि स्ट्रोक होता क्या है, तो इसलिए इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। कई लोगों ने स्ट्रोक का नाम ही नहीं सुना होता है। पाकिस्तान में तो कहते हैं कि जी फालज की बीमारी होगी। फालज जो है वो एक पैरालिसिस को कहते हैं, लेकिन स्ट्रोक का नाम हमारे पास नहीं है। स्ट्रोक वही चीज़ है जिस तरह अगर हार्ट अटैक होता है तो ये इसको आप समझ सकते हैं कि ब्रेन अटैक है। तो हार्ट अटैक में तो कॉरोनरी आर्टरी आपकी ब्लॉक हुई, तो वो उसके साथ आप दिल के एक हिस्से में खून जाना बंद हो गया। उसको हम कहते हैं खून जाने जाने से बंद होने से इन्फार्क्शन हो जाती है उस हिस्से की, यानी वो मसल उसका डेड हो जाता है, पार्ट ऑफ मसल। उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं और बड़ी उसको बहुत खतरनाक चीज़ समझी जाती है। लेकिन स्ट्रोक के बारे में लोगों का इल्म कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि स्ट्रोक इज लाइक ए हार्ट अटैक। आपकी मेजर जो सेरेब्रल ब्रेन की आर्टरी ब्लॉक होती है, मेजर आर्टरी में क्लॉट जाता है, एक ब्रेन के एक हिस्से में खून जाना बंद हो जाता है और वो ब्रेन का वो हिस्सा डेड हो जाता है। जब वो डेड होता है तो वो हिस्सा जिस्म के जिस हिस्सों को जिस साइड को कंट्रोल कर रहा होता है उस साइड पर पैरालिसिस हो ठीक जाती है है। डॉक्टर साहब, तो कॉजेज क्या हैं इसके कि किस वजह से ये आर्टरीज जो ब्रेन की आर्टरीज है ये क्यों ब्लॉक क्यों होती हैं। वही वजूहात हैं जो कि हार्ट अटैक की वजूहात है, मसलन हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, डायबिटीज, ओबेसिटी, ये सारी स्मोकिंग, ये सारी वजूहात जो हार्ट अटैक की हैं वही स्ट्रोक की हैं। क्योंकि चीज़ तो वही है, आर्टरी के अंदर प्लाक बनता है और वो ब्लॉक होती है। तो वो ये है कि अगर हार्ट के अंदर वाली आर्टरी है तो उसे हार्ट अटैक होगा, ब्रेन की आर्टरी है तो ब्रेन स्ट्रोक, ये स्ट्रोक होगा। तो स्ट्रोक में ये है कि एक साइड पैरालाइज हो जाती है। साहब, ये मतलब स्ट्रोक के बाद ये जो आप बता रहे हैं एक फालिज की कैफियत होती है, अक्सर लोगों में देखा है कि वो तो मतलब फौरन ठीक हो जाते हैं। बास लोग होते हैं जो सारी जिंदगी के लिए मतलब बिस्तर पे पड़ जाते हैं और जिस तरह कहते हैं कि कोई एक साइड उनकी मफलूज हो जाती है। तो ये फर्क क्यों है? क्या कोई मतलब डिफरेंट टाइप्स होती हैं इसकी स्ट्रोक की, कि किस तरह से ये फर्क क्यों इतना आता है पेशेंट्स की हालत के अंदर। आपकी आर्टरी ऐसी ज़बरदस्त ब्लॉक हुई है कि वो उसकी दोबारा खोल ही नहीं सकती है, तो वो आपका जो है डैमेज जो वापस नहीं हो सकता है। तो अगर मेजर स्ट्रोक है तो वो ठीक नहीं होगा। अगर माइनर स्ट्रोक का मतलब है कि छोटी आर्टरी अगर आपकी ब्लॉक हुई है तो वो कुछ ना कुछ बेहतर हो जाता है। और एक स्ट्रोक की किस्म है, उसको हम TIA कहते हैं। का मतलब है ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। ट्रांजिएंट का मतलब है कि वापस आने वाला, ट्रांजिएंट के मतलब है कि जो कि खत्म हो जाएगा, फटाफट खत्म हो जाएगा, ट्रांजिएंट ऐसी चीज़ है। तो ट्रांजिएंट का मतलब है कि वो क्लॉट गया और फिर टूट गया। अगर क्लॉट जाके फंस जाता है आर्टरी के अंदर तो आपका स्ट्रोक होगा, अगर क्लॉट जाके टूट जाता है तो आपको TIA होगा। लेकिन वो चीज़ एक ही है। TIA का मतलब है कि आपको वार्निंग हो गई कि ये स्ट्रोक भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि वो जैसे कह लें कि थोड़ा सा वार्निंग का एक उसको हम कह सकते हैं कि वो एक साइन है कि आप जरा एहतियात करें और आगे भी। ज़रा ज़रा एहतियात नहीं, बहुत एहतियात बहुत करें। TIA का मतलब है कि आपको, ये बड़ी वार्निंग है। TIA का मतलब है कि आपकी आर्टरी डिजीज है, किसी वक्त भी क्लॉट, बड़ा क्लॉट जा सकता है जो कि टूटेगा नहीं और आपका स्ट्रोक हो जाएगा। तो ठीक है। इसका मतलब है कि आप होशियार हो जाएं।
उसका बचाव अभी कर लें। ये ना सोचें कि जी स्ट्रोक होगा तो फिर बचाव, स्ट्रोक हो जाए एक दफ़ा फिर आप बचाव नहीं कर सकते, फिर वो ख़त्म हो गया, फिर पैरालाइज हो गया, फिर देन यू कांट डू एनीथिंग। उसको प्रिवेंट ही करना है आपने। डॉक्टर साहब, ये आपने बताया कि ब्रेन में वो क्लॉट जो है ना, वो ब्रेन की किसी आर्टरी को वो ब्लॉक करता है। तो ये बताइए कि उसके साथ में वो जिस्म पे क्यों असर पड़ता है? मतलब वो तो जिस तरह से ब्रेन को उसने डैमेज करना था, ये पूरा जिस्म कहते हैं कि या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, पूरे जिस्म पे इसका असर होता है। इसकी क्या वजह है कि ये क्यों, वो पूरे जिस्म पे उसका क्यों असर होता है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए, एक जो आजकल गाड़ियां जो हैं उनको एक कंप्यूटर कंट्रोल करता है। गाड़ी का भी कोई नुक्स हो तो वो कंप्यूटर से पता चल जाता है कि वो नुक्स फलां जगह पर गाड़ी में नुक्स है। और कंप्यूटर जो है, हमारे जिस्म में भी एक कंप्यूटर लगा हुआ है जो कि हर फंक्शन को कंट्रोल करता है। वो कंप्यूटर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का टॉप जो है, टॉप पर वो हमारा ब्रेन है। उसमें अगर प्रॉब्लम हुआ तो वो कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अगर फर्ज करें कि अच्छा, ये भी चीज़ है कि राइट ब्रेन जो है लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, लेफ्ट ब्रेन जो राइट साइड को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो फर्ज करें कि आपको लेफ्ट साइड पर पैरालिसिस हुआ, तो हमें पता लग जाता है कि आपके राइट साइड के ब्रेन में कोई क्लॉट आया था आर्टरी में। तो इसी तरह दूसरी तरफ, तो इसलिए हमें पता लग जाता है सारे जिस्म में अगर फॉलिज है तो एक साइड पर तो ये ब्रेन में ही होगा, और किसी छोटी मोटी नर्व्स का नहीं हो सकता है। तो ये, इसको हम इसीलिए स्ट्रोक कहते हैं। और ये होता है सडन, अचानक स्ट्रोक अचानक होता है। स्ट्रोक ये नहीं कि ग्रेजुअल ग्रेजुअल स्ट्रोक आहिस्ता आहिस्ता हो, वो नहीं होता। यानी कि सडन होता है। तो डॉक्टर साहब फिर ये बताइए कि अचानक अगर होता है तो जिसको स्ट्रोक हो रहा है, क्या उसको पता चलेगा कि वो इस वक्त स्ट्रोक का शिकार हो रहा है? या अगर हमारे सामने कोई बैठा हुआ है तो हमें कैसे पता चले कि इनको इस वक्त स्ट्रोक हो रहा है? हम किस तरह से पहचाने, उसकी क्या अलामात क्या है स्ट्रोक की? अलावा आप देखेंगे कि वो अचानक चुप हो जाएंगे, और उनका बाजू उठाने की कोशिश करेंगे, वो गिर पड़ेगा। खड़े होने की कोशिश करें तो टांग जो है पैरालाइज होगी, वो गिर पड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि उनका चेहरा एक तरफ को खिंच जाता है। खिंचने का मतलब ये है कि वो दूसरी तरफ पैरालाइज हो गई है, तो वो मसल उसका एक्ट नहीं कर रहा। तो जब वो खींचता है, इसका मतलब दूसरी तरफ पैरालिसिस है। तो ये चीज़ें सब आप देखते हैं। और दूसरे, उनको अगर जो राइट साइड पर वीकनेस है तो इसका मतलब है कि उनका स्पीच सेंटर भी मुतासर है, क्योंकि स्पीच सेंटर लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन में होता है। तो जब लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन जो है वहाँ से इंफाक्शन हुआ तो राइट साइड की पैरालिसिस हो जाएगी, साथ स्पीच भी मुतासर होगी। जब स्पीच मुतासर होती है तो उसमें, उसको हम एफेजिया या डिस्फेजिया कहते हैं। उसका मतलब है कि या तो उनको वर्ड फाइंडिंग, एक्सप्रेसिव एफेजिया है कि वर्ड उनको लफ्ज़ ही नहीं मिलते हैं कि क्या कहना है। और रिसेप्टिव एफेजिया, उनको समझ ही नहीं आती कि कोई क्या रहा है, आपके मुंह की तरफ देखते रहेंगे कि क्या कह रहे हैं। तो ये एफेजिया हो या स्पीच या पैरालिसिस हो या फेस की पैरालिसिस हो, तो इससे आपको पता चल जाता है। यहाँ इंग्लैंड में तो हमने नर्सिस को फार्मूला दिया होता है, उसको हम कहते हैं फास्ट, फेस आर्म स्पीच और टेस्ट। और इसको फेस, पहले तो फेस की पैरालिसिस होगी, आर्म की, और उसके साथ स्पीच मुतासर हुई, और ये फास्ट टेस्ट है। तो डॉक्टर साहब, इस तरह की अगर कोई कंडीशन किसी में नजर आती है तो फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? मतलब क्या इमीडिएट क्या हमारा एक्शन होना चाहिए उसको बचाने के लिए? फौरी तौर पर क्या करें, उनको पहले रिकग्नाइज करें उसी फार्मूले के साथ, फास्ट फार्मूले के साथ रिकग्नाइज करें कि स्ट्रोक है। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने रोकना है कि वो जो क्लॉट बन रहा है वो बढ़े ना, और दूसरे क्लॉट ना बने। तो उनको फौरन 300 मिलीग्राम की एस्प्रिन दे दें। वो एस्प्रिन जो है डिजॉल्व करके उनको दें और फटाफट वो ले लें। सबसे पहला काम तो ये करना है। उसके बाद आपने ऐसा अस्पताल तलाश करना है जहाँ के सीटी स्कैन की फैसिलिटी हो, और ना सिर्फ सीटी स्कैन बल्कि थ्रोम्बोलाइसिस की फैसिलिटी हो। थ्रोम्बोलाइसिस क्लॉट ब्रेकिंग को कहते हैं। क्लॉट एक दफ़ा फंस जाए तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक थ्रोम्बोलाइसिस ना हो। थ्रोम्बोलाइसिस हो
तो वो क्लॉट ब्रेक हो जाता है और ताकत वापस आ जाती है। इट्स लाइक ए मिरेकल, जैसे मौजज़ा नहीं होता, एक आदमी पैरालाइज है, अचानक उठ के बैठ जाता है। तो उसको हम थ्रोम्बोलाइसिस, एक इंजेक्शन होता है, वो इंजेक्शन ड्रिप में डाल देते हैं, 1 घंटा वो ड्रिप करते हैं। उसके बाद हम हॉस्पिटल में उनका बाकी ट्रीटमेंट तो करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है थ्रोम्बोलाइसिस, और ये 4 घंटे के अंदर अंदर होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाए टाइम तो फिर वो वापस कुछ नहीं हो सकता, परमानेंटली डेड हो जाता है। तो ये थ्रोम्बोलाइसिस की फैसिलिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत कम हॉस्पिटल में है, और आप लोगों को चाहिए कि इसकी जो है सबसे ज़्यादा इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में कि स्ट्रोक को हम ठीक भी कर सकते हैं, और स्ट्रोक होने से हो भी रहा हो तो हम उसको रोक सकते हैं थ्रोम्बोलाइसिस करके। यानी कि अपने करीबी किसी क्लिनिक में ले जाने का फायदा नहीं है, किसी एक अच्छे बड़े हॉस्पिटल में लेके जाया जाए फौरी तौर पे, जहाँ पे ये सारी उनको फैसिलिटीज अवेलेबल हों। जी हाँ, डिस्प्लिन तो आप दे सकते हैं, उसको छोटे हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हॉस्पिटल में जाएं जहाँ के आप उनका थ्रोम्बोलाइसिस हो सके। ये पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हॉस्पिटल नज़दीकी है। अगर आपके घर में कोई ऐसे हैं जिनको TIA हो चुका है, या खुदा न खास्ता स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो सकता है, या उनकी एज ऐसी है, या उनके रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर्स का मतलब है कि उनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, उनको उनकी ओबेसिटी। आर्टरीज की डिजीज़ होने का चांस है, यानी वो ओबेसिटी है, और वो चलना फिरना भी उनका बंद है, और एज भी उनकी ज़्यादा है, तो फिर उनको स्ट्रोक के चांसेस, स्ट्रोक या TIA के चांसेस हैं। तो अपने नज़दीक का कोई अस्पताल तलाश कर लें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एक दफा स्ट्रोक हो गया, हम अच्छे हॉस्पिटल में भी ले गए, वहां पे वो सारा रिकवरी का प्रोसेस भी पूरा हो गया। अब ये बताइए कि टाइम कितना लगेगा रिकवरी में, और रिकवरी के प्रोसेस के दौरान क्या हमें एहतियात करनी चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। स्ट्रोक के अगले दिन ही उनको उठाने की कोशिश करें, उनको कुर्सी पर बिठा दें, बेड पर ना लेटे। जब रात का टाइम आता है तो उनको ठीक है, बेड टाइम आता है, लेकिन दिन के वक्त उनको वो कुर्सी पर बैठें, बेड में ना रहें, और कुर्सी पर बैठें। एक आध दिन के बाद उनको लेट हिम गेट अप ऑन हिज फीट, उनको पकड़ के खड़ा करें, चलाएं पकड़ के। तो स्ट्रोक वाले मरीज को अगर हम लिटा देंगे तो फिर वो कभी भी रिकवर नहीं हो सकेंगे। नॉर्मली डॉक्टर साहब ये देखा गया कि किसी को इस तरह का होता है और थोड़े दिन कमजोरी रहती है, उसके बाद वो जो पिछली एक्सरसाइजेस भी होती हैं या जितनी मूवमेंट होती है वो भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक डर सा बैठ जाता है कि मतलब अब या चलेंगे तो गिर जाएंगे या कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो आप यानी कि कह रहे हैं कि जरूर एक्सरसाइज करनी चाहिए जितनी भी आप में हिम्मत हो। जो फिजियोथेरेपी करते हैं, उसके 2 मकसद होते हैं। एक तो ये कि वो जो मसल्स हैं, जब अगर वो पैरालाइज हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वेस्टिंग हो जाती है उनकी, तो मसल वेस्टिंग ना हो, मतलब मसल्स को हम अलाइव रखते हैं। और दूसरा, फिजियोथेरेपी के साथ हम रीएस्टेब्लिश करना चाहते हैं ब्रेन और मसल्स का कनेक्शन। वो कनेक्शन टूट चुका है, इस वास्ते ब्रेन का जो ऑर्डर है हमारे बाजू को या टांग को, वो ऑर्डर पहुंचता ही नहीं है। उस कनेक्शन को हमने रीएस्टेब्लिश करना है। वो कैसे करते हैं कि जी ब्रेन के मैसेज को हम री करते हैं। मरीज को कहते हैं कि जी आप बाजू उठाएं, और साथ ही हम खुद उठाना शुरू कर देते हैं, तो वो रिकग्नाइज करते हैं कि उनका राइट बाजू जो है वो उठ रहा है, और ऐसा लगता है जैसे कि मैं उठा रहा हूँ। तो ये फिजियोथेरेपी का स्टार्ट है। तो इसको हम कहते हैं पैसिव एक्सरसाइजेस। तो जो ही थोड़ी बहुत ताकत वापस आती है तो फिर उनको एक्टिव एक्सरसाइजेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ ये बताइए कि क्या कोई डाइट में भी कोई खास हमें परहेज करनी चाहिए, अगर किसी को स्ट्रोक का हमला होगा तो उसके बाद उसकी डाइट किस तरह की होनी चाहिए। यूरोप में देखा गया कि जी ये चंद मुल्क ऐसे हैं जिनमें स्ट्रोक और हार्ट अटैक बहुत कम है। तो ये हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स ने देखा, नोट किया कि उनकी डाइट जो है वो ऐसी है जिसको कि हम मेडिटेरेनियन डाइट कहते हैं। और मेडिटेरेनियन डाइट का मतलब ये है कि वो एक तो वेजिटेबल ज़्यादा खाते हैं,
ठीक है। दूसरे और कोई ऑयल इस्तेमाल नहीं करते, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तीसरे सही। ये कि फिश यानी मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो ये है मेडिटेरेनियन डाइट। अगर आप मेडिटेरेनियन डाइट अडॉप्ट कर सकते हैं, दैट्स द बेस्ट थिंग। सिर्फ फिश पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं खा सकते हैं क्योंकि मरकरी भी है वहाँ के समुद्र में, सुना है, तो वो फिश एब्जॉर्ब्स मरकरी। लेकिन अगर आप सैचुरेटेड फैट्स की मकदार को रोक सकते हैं और वेजिटेबल ज़्यादा कर सकते हैं, दैट्स द बेस्ट थिंग। और वज़न ना ज़्यादा होने दें, एक्सरसाइज करें, और मेडिटेरेनियन लाइफस्टाइल यही है। चलिए डॉक्टर साहब, ये मेरा ख्याल है सिर्फ स्ट्रोक के लिए नहीं, वैसे ही अपनी जिंदगी में मेरा ख्याल है यही डाइट और यही लाइफस्टाइल होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें स्ट्रोक के बारे में बताया। इसमें अगर कोई मजीद हमें सवाल आए तो हम ज़रूर आपसे डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। हेल्दी लाइफस्टाइल जो डॉक्टर साहब हमेशा बताते रहते हैं, मेरा ख्याल है कि सब बीमारियों से बचने के लिए यही वाहिद इलाज है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आइंदा किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ रहेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।